नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं ओम प्रकाश सुमन। और आज हम इस वीडियो में जिस संरचना के बारे में बात करेंगे उस संरचना को हम कहते हैं अंडाशय। ठीक है, अंडाशय के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अंडाशय के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, अंडाशय के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे अंडाशय की स्थिति। ठीक है, अंडाशय की स्थिति क्या है? तो देखिए, अगर इसके आकार की बात करें, अगर इसके हम आकार की बात करें तो ये कैसे होता है? इसका आकार होता है बादाम की आकृति, बादाम के जैसा इसका आकार होता है। ठीक है, इसके आकार की हमने बात करी तो ये आकार कैसा है? बादाम के जैसा इसका आकार है। ठीक है, कहाँ पर स्थित होते हैं? बादाम के जैसा होता है। और संख्या में कितना होता है? संख्या में होते हैं ये बेटा 2। ठीक है, संख्या में 2 अंडाशय होते हैं। और ये दोनों अंडाशय जो हैं ये कहाँ स्थित होते हैं? तो ये दोनों अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। उदर गुहा में स्थित। ठीक है बेटा, कहाँ पे होते हैं? उदर गुहा में स्थित होते हैं। तो बादाम के जैसे जो अंडाशय होता है वो कहाँ पर स्थित होता है? उदर गुहा में स्थित होता है। इस चीज़ के बारे में आप याद रखिए। अब हम आगे चलते हैं। उदर गुहा में स्थित होता है। अब इसकी बात करें, हम अंडाशय की मोटाई की बात करें। अगर अंडाशय की मोटाई की बात करें हम अंडाशय की, तो इसकी मोटाई कितनी होती है? 1.5 से 3 सेंटीमीटर तो क्या होती है इसकी? ठीक है ना। और ये होता है 8 मोटी। 8 मोटी, सॉरी, ये क्या है इसकी? ये लंबाई, ये चौड़ाई, और ये 8 क्या होती है इसकी? मोटाई होती है। तो इस चीज़ के बारे में आप अच्छे से याद रख लीजिए। आगे देखते हैं। और अगर हम इसकी एक बार फिर स्थिति बात करते हैं, उदर गुहा में कैसे स्थित होता है? तो उदर गुहा में कैसे स्थित होता है? देखो, उदर गुहा में ये होता है जैसे कि ये किसी पर्सन का मैं फोटो बनाता हूँ यहाँ से। ये कमर वाला रीजन्स, ठीक है, ये कमर वाला रीजन्स हमारा। ये जो पूरा प्रदेश है, ये कौन सा प्रदेश है बेटा? श्रोणी प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? श्रोणी प्रदेश। ठीक है, ये कौन सा प्रदेश है? श्रोणी प्रदेश। या इसी को क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं बेटा पेल्विक रीजन। इसी को हम कहते हैं पेल्विक रीजन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पेल्विक रीजन में होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हम, ये श्रोणी प्रदेश होता है। श्रोणी प्रदेश में 2 बादाम की आकृति के जो अंडाशय होते हैं, ठीक है, बादाम की आकृति के 2 अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं इस तरह से। इनके बीच में क्या होता है? यहाँ पर आप जानते हो इस तरह से फैलोपियन नलिका आती है, इनसे जुड़ती है। ठीक है, इस तरह से ये स्थित होते हैं। तो स्थिति के बारे में हमने बात करी। ठीक है, श्रोणी प्रदेश में होता है। और किसके द्वारा? तो मैं थोड़ा सा यहाँ खुल के आपको बताता हूँ कि ये उदर गुहा में किस प्रकार से स्थित होते हैं बेटा। ठीक है, उदर गुहा में ये किस प्रकार से स्थिति होती है, तो उस स्थिति के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर, तो ये फैलोपियन नलिका आ जाती है इस तरह से, और ये यूटेरस हो गया। ठीक है, 2 अंडाशय होते हैं, आपको पता है, इस तरह से बादाम की आकृति के 2 अंडाशय। ठीक है, हम इनकी बात करेंगे अभी। और ये फैलोपियन नलिका जो है, इस तरह से इनको फिब्री या झालर के द्वारा क्या करी रहती है? पकड़े रहती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ये हमारा गर्भाशय होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा गर्भाशय होता है ना। यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरिया होता है, पैक्ड एरिया होता है। तो ये यहाँ पर देखना, इस जगह पे बेटा, इस जगह पे क्या होता है? इस जगह ये चिपके रहते हैं, लगे रहते हैं। किसके द्वारा लगे रहते हैं? तो मैं इसको नाम दे दूंगा यहाँ पर। जिस जगह से ये चिपके रहते हैं, लगे रहते हैं, इधर, इधर और ये इधर, इस एरिया में। तो जहाँ पर ये लगे होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरी की पूरी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होती है? मध्य आत्र योजनी होती है। या इसी को क्या कहते हैं बेटा? मिजेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? मिजेंट्री। ठीक है, इसी को मिजेंट्री कहते हैं। ये वाला एरिया, और ये हमारा अंडाशय हो गया। ठीक है, ये हमारा अंडाशय हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जुड़े रहते हैं।
इसके बारे में हम बात करें तो उदर गुहा की कैसे, ये पीछे ये उदर गुहा की जो भित्ति होती है पूरी की पूरी क्या है, पृष्ठ पार्श्व भित्ति होती है, पृष्ठ पार्श्व भित्ति। तो हम अंडाशयों की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा यूटेरस हो गया, ठीक है, ये यूटेरस, ठीक है, ये एप्टी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है हमारा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा। तो ये क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं आपके सामने, इस प्रकार से अंडाशय की क्या होती है स्थिति। ये हमारी ओवेरी है, ठीक है, ये राइट और एक लेफ्ट होती है। तो इस प्रकार से ये ओवेरी यहाँ पे लगी हुई रहती है, ठीक है। अब इसके द्वारा काम क्या किया जाता है बेटा, इसके द्वारा दो काम होते हैं, अगर आपको याद हो तो इस ओवेरी के द्वारा दो काम होते हैं, दो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। एक का नाम क्या है बेटा, एस्ट्रोजन है, ठीक है, एक का नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन है। तो इसके द्वारा दो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। अगर इसकी संरचना की बात करें बेटा तो इसकी संरचना में क्या होता है, तो ये सघन और मोटा ठोस अंग है, पहली बात तो बात करेंगे, ठीक है, सघन और मोटा ठोस अंग है। तो इसमें दो भाग होते हैं। ये हम ओवेरी के बारे में बात करें तो ओवेरी के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे यहाँ पर दो भाग होते हैं, स्पष्टतः दो भाग होते हैं। अंदर का जो भाग मैं बना रहा हूँ ये बाहर वाला हिस्सा है बेटा, इसको तो हम क्या कहते हैं, इस बाहर वाले हिस्से का नाम रखते देते हैं हम वल्लकुट। क्या नाम रखते हैं, वल्लकुट, ठीक है। और इसका जो मध्य वाला भाग है इसको बोल देते हैं बेटा मेडुला। क्या बोल देते हैं, मेडुला, ठीक है। तो दो भाग होते हैं, एक भाग होता है कोर्टेक्स और एक भाग होता है मेडुला। और जिस भाग से ये जुड़ा हुआ था उस भाग को हम क्या बोल देते हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा होता है बेटा इसका मेसोवेरियम, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या हो गया, इसका मेसोवेरियम हो गया। अब अंडाशय का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी आवरण यहाँ मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, सबसे बाहरी आवरण जो होता है, ये सबसे बाहरी आवरण बना रहा हूँ। तो सबसे बाहरी आवरण के बारे में हम बात करते हैं तो इसका सबसे बाहरी आवरण किसका बना होता है, तो बेटा सबसे बाहरी आवरण बना होता है इसका आंतरांग पेरिटोनियम का, ठीक है। सबसे बाहरी आवरण की हम बात करें तो सबसे बाहरी आवरण बना होता है आंतरांग पेरिटोनियम का, ठीक है। इसके सबसे बाहर के आवरण को क्या कहते हैं, आंतरांग पेरिटोनियम, ठीक है। उसके बाद आंतरिक भाग क्या होता है, संयोजी ऊतक से बना होता है, ठीक है। इसका जो आंतरिक भाग होता है ये संयोजी ऊतक से बनता होता है। और ये इसके अंदर की हम बात करें तो यहाँ वाला भाग जो है इसको सफ़ेद सी जो है, इसके अंदर वाला जो भाग है इसको हम नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं बेटा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है। तथा इसके मध्य में क्या होता है, अब ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया आंतरिक परत क्या है इसकी, अंदर वाली ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, सॉरी ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर ये जो परत है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ये परत है, इसको नाम दे देते हैं जननिक एपिथीलियम, जननिक एपिथीलियम, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये सबसे बाहर के आवरणों की हम बात कर रहे हैं, इसके आवरणों की हम बात कर रहे हैं मीजोवेरियम के माध्यम से। तो ये उदर गुहा में लटकी रहती है ना। सबसे बाहर का आवरण आंतरांग पेरिटोनियम होता है, सबसे भीतर का आवरण ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है, और उन दोनों के बीच में होता है जननिक उपकला। क्या होता है, जननिक उपकला। अब हम बात करते हैं ये कौन सी कोशिका होती है बीच में, घनाकार कोशिका। कौन सी कोशिका होती है बेटा, घनाकार कोशिका। अगर हम बीच की परत की बात करें तो बीच की परत में इस प्रकार से ये जननिक उपकला जो है इसकी, इस जननिक उपकला में घनाकार कोशिकाएं होती है। कैसी कोशिका होती है, घनाकार कोशिका, ठीक है। अब यहाँ से जो वल्लकुट का है इसका संयोजी ऊतक से निर्मित भाग होता है इस तरह से ये, ठीक है, संयोजी ऊतक से निर्मित भाग होता है इस तरह से। ये संयोजी ऊतक से जो निर्मित भाग है, इस संयोजी ऊतक से निर्मित भाग को हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। और यहाँ पर क्या होता है, इसमें बहुत सारी पुटिकाएं होती है इस तरह से, बहुत सारी होती है, लगभग ये इस हर जगह पे होती है इस तरह से, ये हर जगह पर इसकी दीवार के पास में, ये जननिक एपिथेलियम के पास में होती है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, इनको हम बोलते हैं पुटक, ठीक है।
क्या बोलते हैं? पुटक। अब बेटा ये जो पुटक है, इन पुटक में से क्या होगा, एक जो पुटक होती है, ठीक है, अगर हम एक पुटक की बात करें तो एक पुटक का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, एक पुटक थी पहले ये एक पुटक, ठीक है, इस एक पुटक का आकार बढ़ गया, और इस एक पुटक का आकार बढ़ने से क्या हुआ, इसका नाम बदल गया। इसको हम क्या कह देते हैं? प्राथमिक पुटक। क्या कह देते हैं? प्राथमिक पुटक। बात क्लियर है? अब धीरे धीरे ये प्राथमिक पुटक है, इसमें धीरे धीरे इसका आकार बढ़ेगा। तो वल्लकुटी क्षेत्र में जो हमने देख लिया उसके बारे में हमने बात करी। तो पुटक में से जो कोशिकाएं हैं, एक पुटक जो है वो अपने आकार में वृद्धि कर लेता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक पुटक कहेंगे। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? प्राथमिक पुटक कह देते हैं। धीरे धीरे ये जो पुटक है, ठीक है, इस पुटक की हमने बात करी, ठीक है, इस पुटक के अंदर क्या होगा, इसके बाहर की तरफ एक परत बन जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनुलेसा परत। ठीक है, बाहर की ओर कौन सी परत बन जाएगी? ग्रेनुलोसा परत बन जाएगी। ठीक है, और इस परत के बाहर का जो ये आवरण है, इस जो प्राथमिक अंड है इसके बाहर एक ग्रेनुलोसा परत होती है, और इसके मध्य का जो आवरण है, इसके मध्य का जो आवरण है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। ठीक है बेटा, हम बात कर रहे थे इसके बारे में। तो ये जो पुटक बना, इस पुटक को हम क्या नाम दे देते हैं बेटा? इस पुटक को हम बोल देते हैं प्राथमिक पुटक। इसको भी प्राथमिक पुटक ही बोलते हैं। ये जो बना है भी, ये वाला, ये भी प्राथमिक पुटक ही है, कोई टेंशन नहीं है ना, ये प्राथमिक पुटक हो गया। अब क्या होता है यहाँ पर, और इसके आसपास जो बहुत सारी कोशिकाएं, इनको भी प्राथमिक पुटक कहेंगे। अब इस पुटक में क्या होगा, धीरे धीरे ये पुटक और बड़ा होगा बेटा। ठीक है, ये पुटक और बड़ा होगा। देखो पहले मैं अंदर का बनाता हूँ, यहाँ पे बनाते हैं। ये पुटक जो है और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा होगा तो कैसे होगा, देखिए, इस पुटक के बाहर एक आवरण आ जाएगा, उसकी हम आगे बात करेंगे। इस प्रकार से ये पुटक है, और इस पुटक के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी। इन कोशिकाओं का क्या होगा? विभाजन होगा। किसका विभाजन होगा? इन सेल्स का विभाजन होगा। ये बहुत सारी सेल्स इस तरह से, तो ये सेल्स का डिवीजन होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ये, इसको हम अब क्या दे देंगे, ये थोड़ा इसका आकार और बढ़ गया ना, तो इसके आकार और ज़्यादा बढ़ गया, तो बेटा इसको हम क्या नाम दे देंगे? इसको हम नाम दे देंगे द्वितीयक पुटक। क्या नाम दे देंगे? द्वितीयक पुटक। द्वितीयक पुटक। ठीक है, इसको हम द्वितीयक पुटक कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वितीयक पुटक। धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर चलते जाते हैं। ठीक है, इसको हम द्वितीयक पुटक कह देंगे, है ना? क्या कह देंगे? द्वितीयक पुटक। अब इसके अंदर क्या है, वही बातें भी फिर बता रहा हूँ। यही जो आवरण है, इसके अंदर महीन पारदर्शी आवरण, उसको हम बोलेंगे जोना पेलुसिडा। ये कणिकामय जो स्तर है, इसको वही हम क्या बोलेंगे? ग्रेनुलोसा। ठीक है, और ये सबसे बाहर वाला जो परत बना, जो ग्रीन कलर से मैंने बना रखा है, उसको बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। तो इस तरह से वही जो प्राथमिक पुटक में जो चीज़ें आपको नज़र आ रही थी, वही चीज़ें सारी यहाँ पर आपको नज़र आएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ इसके बाद यही पुटक क्या करता है, इसमें कुछ चेंजेज आता है। किस प्रकार से बनता है, देखिए, ये जो पुटक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो पुटक मैंने यहाँ बनाया है, इस जगह बनेगा, तो इस जगह क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आएगी उसके बारे में बात करता हूँ। तो ओवेरी की हम बात कर रहे थे बेटा, तो यहाँ पर देखिए आप, यही जो पुटक है, इस पुटक में बहुत ज़्यादा आकार में बढ़ोतरी हो जाएगी। ये पुटक बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा होकर क्या होगा, इसके अंदर जो अंडा है, इसके अंदर जो अंडा है, ये यहाँ अंडा पैक्ड है इसे। ठीक है, अंडे के अंदर क्या क्या होगा, अंडे के आसपास क्या होगा, बहुत सारी सेल्स इस तरह से गुहा बन जाएगी। एक तरह से क्या बन जाएगी, इन कोशिकाओं की क्या बन जाएगी, एक गुहा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? गुहा। ठीक है, इस तरह से ये गुहा बन गई, चारों तरफ सेल्स इकट्ठी हो गई ऐसे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्राफेन पुटक। ग्राफेन पुटक। ठीक है, इसको हम ग्राफेन पुटक कहेंगे। और यहाँ पर इसके चारों तरफ ये कोशिकाएं आ गए, तो ये कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे, ये पिंड को क्या कहेंगे? तो इसके अंदर जो है, इसको हम अंडाणु कहते हैं। याद है आप लोगों को? क्या कहते हैं? अंडाणु।
क्या कहते हैं, अंडाणु। इसके अंदर जो गुहा बनाई मैंने, इस गुहा को क्या नाम दे देते हैं बेटा, इस गुहा को कह देते हैं एंट्रम। क्या कह देते हैं, एंट्रम। क्या नाम दे देते हैं गुहा को, एंट्रम। और सबसे बाहर की जो परत है, ये ग्रीन कलर से बना रखी है, इसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। इसके भीतर की जो परत होती है, यहाँ बनाई नहीं मैंने वैसे, इसके भीतर एक और परत होती है, उसको बोलते हैं थीका इंटरना। ठीक है, इस तरह से तो बहुत सारी परतें होती है। और ये जो पूरा आसपास जो आवरण है, ठीक है, ठीक है, आसपास जो आवरण है, इसको मैं आपको बुक में डायग्राम करके बताता हूँ, थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से आप इसको देखेंगे। डायग्राम बनेगा पड़ेगा तो इसका डायग्राम मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूँ, ग्राफेन पुटक का डायग्राम। ठीक है, ग्राफेन पुटक का डायग्राम आप देखिए, पूरा क्लियर करके मैं अलग से बना देता हूँ। ठीक है, अलग से देखिए इस ग्राफेन पुटक में क्या क्या चीज़ें आखिरकार होती है। तो देखिए ग्राफेन पुटक का जो सबसे बाहर का आवरण होता है, सबसे बाहर का आवरण मैं पहले बना रहा हूँ, देखिए। ठीक है बेटा, देखना, ये हमारा ग्राफेन पुटक है। ठीक है, इस ग्राफेन पुटक का सबसे बाहर का आवरण बना रहा हूँ मैं इस तरह से, जो गर्भाशय के अंदर था। सबसे बाहर के आवरण को बोलेंगे क्या बेटा, थीका एक्सटर्ना। ठीक है, सबसे बाहर का आवरण क्या, थीका एक्सटर्ना। फिर इसके अंदर कोशिकाओं की एक और परत होती है इस तरह से, देखना आप लोग। इसको कहते हैं थीका इंटरना। ठीक है, ये थीका इंटरना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था बीच में सबसे अंदर की तरफ क्या था, यहाँ पे अंडा था, सबसे अंदर ये अंड कोशिका है ना। इस अंड कोशिका का जो बाहर का आवरण है, कणिकामय आवरण, खाली जो स्थान है इसका, ये है ना, इसका जो खाली स्थान है, थोड़ा सा इसकी मैं बात करता हूँ, थोड़ा मैं इस तरह इस पेन से बनाता हूँ बेटा। इसके बाहर एक आवरण होता है अंड कोशिका के चारों तरफ, इस आवरण को बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा, समझना इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। अब बेटा आगे देखिए, इसके बाहर क्या है, इसके बाहर मैंने आपको बताया वही कौन सी परत, इसके बाहर ये एक परत होती है, सिंगल लेयर्स होती है। किसकी परत होती है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको मैंने नाम दिया जोना, सॉरी, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। इस कोरोना रेडिएटा के बाहर जो सेल्स की बहुत सारी परत है, ऐसे एक नहीं दो नहीं कई सारी सेल्स की जो परत है, उसको क्या कहते हैं। देखिए बेटा, ये बहुत सारी सेल्स है, ये यहीं नहीं होती, ये पूरे में होती है एक बार इसकी परत, इसको चारों तरफ से घेरी रहती है, सेल्स की परत है ये। ठीक है ना, ये सेल्स है चारों तरफ, ये सेल्स। ठीक है, सभी सेल्स के बारे में आपको बताऊंगा एक एक करके। देखो आप, ये सारी सेल्स है। तो ये जो अंडे को घेरे हुए जो बहुत सारी सेल्स का समूह है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूमुलस ऊफोरस। क्या बोलते हैं, क्यूमुलस ऊफोरस बोलते हैं भाई। ठीक है बेटा, और इसके अंदर जो गुहा बनती है, इस गुहा को क्या नाम दे देते हैं बेटा, इस गुहा को नाम दे देते हैं एंट्रम। इस गुहा को क्या नाम देते हैं, एंट्रम। इस एंट्रम में क्या भरा होता है, इस एंट्रम में भरा होता है पुटिकीय द्रव। अब ये पुटिकीय द्रव इतना सारा मात्रा में क्यों बनता है, ये पुटिकीय द्रव आखिरकार करता क्या है बेटा, जो पुटिकीय द्रव है ना, ये इस अंड को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, अब ये क्यूमुलस ऊफोरस हो गया, कोरोना रेडिएटा मैंने बना दिया। इसके अंदर जो है इसको क्या बोलेंगे, इसको मैंने बता दिया। अब इसका नाम बदल जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 2 डिग्री उसाइड, है ना, क्या बन जाएगा, 2 डिग्री उसाइड। अब ठीक है, ये अवस्था ऐसी है, इस अवस्था में क्या होगा, यहाँ पर प्रत्येक प्राणी जो मेमल्स वगैरह होता है उसमें क्या होता है, अब यहाँ पर ये सेकेंडरी उसाइड क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर एक प्रक्रिया हुई थी, जिसको हम बोलते हैं प्रथम परिपक्वन विभाजन। कौन सा विभाजन हुआ, प्रथम परिपक्वन विभाजन हुआ। ये आगे पढ़ेंगे अपन, प्रथम परिपक्वन विभाजन हुआ, और यहाँ पर इस तरह की ये क्या बन गई, ग्राफेन पुटिका बन गई।
तो ये ग्राफीन पुटिका से क्या होगा बेटा? अब ये ग्राफीन पुटिका कहाँ पर है? ये ग्राफीन पुटिका हमारे किस में है? ये ग्राफीन पुटिका अंडाशय के अंदर है। तो यहाँ पर क्या होगा, लगभग 14 दिन के बाद, 14 दिन के बाद ये जो ग्राफीन पुटिका है, इस ग्राफीन पुटिका से ये अंडा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब ये ग्राफीन पुटिका क्या हो जाएगी, ऐसे खाली बन जाएगी। कैसी हो जाएगी ये ग्राफीन पुटिका खाली हो जाएगी। ठीक है, ये ग्राफीन पुटिका खाली हो जाएगी अभी। तो इसको क्या नाम देंगे? तो इसको क्या कह देते हैं, ये जो खाली है इसको बोलते हैं अपहासित ग्राफीन पुटिका। अपहासित ग्राफीन पुटिका। ठीक है बेटा, इसको हम अपहासित ग्राफीन पुटिका कहते हैं। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, ये अपहासित ग्राफीन पुटिका क्या बन जाएगी, एक पीली सी संरचना के रूप में टूट जाएगी भाई। इसके अंदर पीली सी संरचना बन जाएगी। ठीक है बेटा, समझना, ये ग्राफीन पुटिका क्या बन जाएगी, एक पीली सी संरचना बन जाएगी। इस पीली सी संरचना को हम क्या कहते हैं, इस पीली संरचना को बोलते हैं बेटा हम कार्पस लुटियम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कार्पस लुटियम कहते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से जो अंडा निकला ना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग। अब ये जो कार्पस लुटियम है, तो यहाँ पर ये जो कार्पस लुटियम निकली थी, इस कार्पस लुटियम के क्या काम है? ठीक है, इस कार्पस लुटियम के काम में आपको बता देता हूँ। देखिए बेटा, ये कार्पस लुटियम क्या काम करती है। ठीक है, इस कार्पस लुटियम के यहाँ पर 2-3 काम है। ये जो कार्पस लुटियम है आपको दिखाई दे रही है, ये पीली पीली सी रचना है। इस पीली पीली सी रचना के क्या काम है? तो बेटा ये जो पीली सी रचना है ना, ये बहुत सारे काम करती है। ठीक है, ये पीली सी रचना जो है कार्पस लुटियम, ये बहुत सारे काम करती है। तो इसके बारे में बात करते हैं, देखिए। ठीक है, हाँ, एक और बात करते हैं बेटा। यहाँ पर जो थी ये ग्रेनुलोसा सेल्स, मैंने इसके बारे में बताया नहीं। ये जो सबसे बाहर जो ग्रेनुलोसा की परत है, तो इन ग्रेनुलोसा के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है बेटा, FSH। क्या इस तरह किया जाता है? तो यहाँ पे 2-3 तरह की सेल्स, उसके बारे में बात कर लेता हूँ आपसे। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं, कार्पस लुटियम के बारे में बात करते हैं। तो बेटा जो कार्पस लुटियम थी, है ना, ये कार्पस लुटियम है। तो इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे समझना मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। ये बताना चाह रहा हूँ, जो ये इसके पहले जो ग्रेनुलोसा सेल्स थी, ये ग्रेनुलोसा सेल्स क्या करती है बेटा, एक ग्रेनुलोसा जो सेल्स है, इसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है, FSH। ठीक है, इसके द्वारा एक FSH हार्मोन का स्रावित किया जाए। तो ये हो गया भाई। उसके बाद आगे आप देखेंगे, इसके बाद यहाँ पे जो कार्पस लुटियम है, ये कार्पस लुटियम है ना, ये कार्पस लुटियम क्या करती है, इस कार्पस लुटियम के द्वारा 2 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। एक हार्मोन का नाम है बेटा एस्ट्रोजन, और एक हार्मोन का नाम है बेटा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, क्या नाम है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन 2 काम करते हैं। क्या काम करते हैं, सॉरी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, 2 काम करते हैं। एक काम कौन सा करेंगे, एक काम तो क्या करेंगे, ये गर्भाशय जो है, गर्भाशय को भ्रूणीय रोपण के लिए, भ्रूणीय रोपण के लिए विकसित करेंगे। क्या करेंगे, विकसित। इस चीज़ को गर्भाशय को भ्रूण के रोपण के लिए क्या करेंगे, विकसित करेंगे। दूसरा क्या काम करेंगे, जब ये भ्रूण तैयार हो जाएगा, जब ये भ्रूण शिशु बन जाएगा, क्या बन जाएगा, शिशु। जब ये शिशु का क्या होगा बेटा, जन्म होगा, तो ये क्या करेगा, ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये क्या काम करते हैं, ये दुग्ध ग्रंथियों का विकास करेंगे। क्या करेंगे, दुग्ध ग्रंथियों का विकास करेंगे। तो दुग्ध ग्रंथियों का विकास करेंगे, जिससे क्या होगा, शिशु को क्या मिलेगा, दुग्ध मिलेगा और उसका पोषण होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म के पहले ये क्या करती है, गर्भाशय को बच्चे के जन्म के लिए अनुकूल बनाती है, कार्पस लुटियम। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है, तो बच्चे के जन्म के बाद दुग्ध ग्रंथियों का विकास होता है, तो उससे बच्चा दुग्ध ग्रहण करता है। और आपको पता है, माँ का पहला पीला दूध होता है, उसको हम खीस कहते हैं। क्या कहते हैं, खीस। वो खीस बहुत ही प्रोटीन युक्त होता है। ठीक है ना, उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ वगैरह होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ओवेरी का स्ट्रक्चर था बेटा, और ओवेरी का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, और ओवेरी के स्ट्रक्चर में आपको 2-3 बातें याद रखनी है। अंडे निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडे निकलने के बाद कार्पस लुटियम नष्ट, ये ग्राफीन पुटिका नष्ट हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं अपहासित ग्राफीन पुटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपहासित ग्राफीन पुटक बोलते हैं। इसके बाद ये धीरे धीरे क्या बन जाती है, एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्पस लुटियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कार्पस लुटियम। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें
आपको जो भी क्वेश्चन थे उनके उत्तर आपको मिले होंगे। ठीक है भाई।